हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम सुपर टेट 2020-21 के लिए साइंस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम गति है। इस वीडियोज के अंतर्गत हम गति क्या है, वेग, विस्थापन, इन सभी को डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप हमारे वीडियोज को एंड तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिल सके और हम आपके लिए ऐसी वीडियोज बनाकर लाते रहें। तो आइए अध्ययन करते हैं विज्ञान का। गति, मोशन जिसे हम कहते हैं। गति के प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो गति के हमारे मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सरल रेखीय गति, दूसरी वृत्तीय गति, तीसरी घूर्णन गति, चौथी आवर्ती गति, पांचवी दोलन या कंपन गति। इन सब के विषय में हम एक एक को देखते हैं। यहाँ पर जो है सरल रेखीय गति, पहली गति कौन सी? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जो हम सीधे सीधे चलते हैं वही हमारी सरल रेखीय गति होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मार्च पास्ट निकलती है तब हमारी सरल रेखीय गति होती है। सड़क पर चलती हुई बस वो भी सरल रेखीय गति करती है। कार, रेलगाड़ी की गति, ये सभी हमारी सरल रेखीय गति के अंतर्गत आती हैं। आपके एग्जाम में रेलगाड़ी की गति पूछ लेता है कौन सी है, तो सरल रेखीय गति होगी। फिर नेक्स्ट है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। वृत्तीय गति का मतलब जैसे कि गोल गोल घूमना होता है, वही हमारी वृत्तीय गति होती है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, सूर्य के चारों ओर क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो हमारी वृत्तीय गति हो गया। जैसे कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, ये भी किसके अंतर्गत आती है? वृत्तीय गति के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा घूर्णन गति। एग्जाम में इनकी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, सिर्फ एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई भी वस्तु अपने स्वयं का परिक्रमा लगाती है तो वह उसकी वहाँ पर घूर्णन गति होती है। अभी हम घूर्णन गति और वृत्तीय गति दोनों में अंतर बताएंगे। तो घूर्णन गति क्या है? इसके उदाहरण है घूमती हुई फिरकी, कुम्हार का चाक स्वयं की गति करता है, इसलिए वहाँ पर भी घूर्णन गति है। पंखे एवं कुएं से पानी निकालने वाली घिरनी भी घूर्णन गति के उदाहरण है। अब देखते हैं वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है, यानी स्वयं का चक्कर लग। जैसे कि पृथ्वी जो स्वयं के अपने अक्ष के परितः लगाती है उसे हम घूर्णन गति के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या होती है कि कोई भी पेंडुलम है या फिर कोई एक निश्चित साम्य अवस्था से इधर उधर झूलना ही दोलन गति कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है। किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति दोलन गति होती है। और पेंडुलम की गति भी किसका उदाहरण है? दोलन गति का उदाहरण है। फिर यहाँ से देखते हैं दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। यहाँ से आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि दूरी कौन सी राशि है, तो ध्यान दीजिएगा, दूरी अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर। फिर आता है नेक्स्ट विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है। फिर विस्थापन कैसी राशि है पूछ लेता है एग्जाम में, तो विस्थापन सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एक यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए एक वृत्ताकार आकृति है, तो इसकी परिधि यहाँ से स्टार्टिंग करता है। एक कोई बालक है, वो इस बिंदु से स्टार्ट करता है चलना और गोल गोल ऐसे घूम जाता है, तो पूछ लेता है कि इसमें जो है विस्थापन उसका कितना हुआ, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस स्थान से चलता है वह उसी स्थान पर फिर पहुंच जाता है, तो उसकी न्यूनतम दूरी 0 हो गई। इसलिए किसी भी वृत्ताकार गति में विस्थापन उसका 0 होता है। तो यहाँ पर हमने बताया भी है कि वृत्ताकार मार्ग में वृत्त की परिधि जो होती है उसकी दूरी कहलाती है और विस्थापन उसका 0 होता है। फिर नेक्स्ट चाल तथा वेग क्या है देखेंगे दोनों को, क्योंकि ये एक दूसरे के सब लगभग समानांतर होते हैं, इसलिए इनको एक साथ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। चाल क्या होता है?
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल हमारी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल बराबर जो फार्मूला होता है तो दूरी बटे समय होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटे को हम बदलना है तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होते हैं। जब इसको काट पीट देते हैं तो ये हमारा 5/18 आ जाता है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में यदि बदलना है तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है औसत चाल का। तो औसत चाल का हमेशा फार्मूला होता है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक कार है, उसकी 2 अलग अलग चालें दी होंगी तो आपसे पूछ लेगा औसत चाल, तो इसी फार्मूले पर रखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। फिर वेग यानी वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग हमारी कैसी राशि है? तो वेग हमारी सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग बराबर जो फार्मूला निकलता है तो विस्थापन बटे समय होता है। फिर त्वरण को देखते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसको कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो कैसी राशि है त्वरण हमारा? तो त्वरण हमारी सदिश राशि है। फिर यहीं पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि मंदन किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा है? यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति में रहेगी और यदि विराम की अवस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं या इसी को गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। उदाहरण क्या है इसके? जैसे कि कई बार एग्जाम में आ जाते हैं उदाहरण, बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, तो यह किसका उदाहरण? तो यह विराम के जड़त्व का उदाहरण है। एक उदाहरण और पूछा जाता है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जड़त्व का नियम काम करता है और वह गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है जबकि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है। ऐसा किस कारण होता है? तो वह विराम के जड़त्व के कारण होता है। फिर न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का जो गति विषयक दूसरा नियम है वह क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल F होता है वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसके त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो बल है हमने उसको द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर कर दिया तो यह बराबर m है। यही न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम है। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संवेग का फार्मूला क्या है? तो संवेग का फार्मूला, संवेग को हम p से प्रकट करते हैं, p बराबर mv होता है। m जहाँ पर द्रव्यमान है और v वेलोसिटी यानी वेग है। एक क्वेश्चन यहीं से पिछली बार 2019 में पूछा गया था सुपर टेट में कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? ऑप्शन थे प्रारंभिक मान का 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना, अपरिवर्तित रहता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है प्रारंभिक मान का 2 गुना। कैसे? क्योंकि जो हमारा संवेग होता है p बराबर mv होता है और गतिज ऊर्जा का फार्मूला अभी आगे हम चल के पढ़ाएंगे। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब कहता है ये मान लीजिए कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, फिर कहता है जब इसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाता है तो 4 गुना कर देंगे 4 × हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 mv बचेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा 2 mv। तो यहाँ पर ऑप्शन
सी इज राइट। फिर नेक्स्ट है थर्ड नियम, न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम क्या है कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है। ध्यान दीजिएगा, उतना बल तो लगाता है लेकिन वह विपरीत दिशा में लगाता है। फिर यहाँ पर जो इसके उदाहरण है, एक बहुत अच्छा उदाहरण पूछा जाता है कि नाव से कूदने पर नाव पीछे की तरफ खिसक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होता है।